हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सिविल सर्विस स्क्वायर। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और हम एक बार फिर से आज हिस्ट्री के जो सीरीज चला रहे हैं, गवर्नर जनरल की सीरीज जो चला रहे हैं, उसमें अब हम आगे बढ़ते हुए लॉर्ड डलहौजी से शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गवर्नर जनरल का टॉपिक है, गवर्नर जनरल का जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई वन डे एग्जाम हो, इस टॉपिक से एक न एक सवाल हमेशा आता है। कई बार इसकी प्रकृति रिपीट वाली होती है, जैसा कि आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल हिस्ट्री पढ़ने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो किस गवर्नर जनरल के काल में क्या चेंजेस आए, क्या उन्होंने पॉलिसीज बनाई, किस चेंज से क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना। तो आइए हिस्ट्री के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पार्ट 1 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि पहले से हमने बना के रखा हुआ है। ये पार्ट 2 है उसी सीरीज का। और रही बात दोस्तों की, इसके बाद हम करेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेन बात क्या है कि जो 1857 की क्रांति है, उसमें बहुत सारे जगह बहुत सारे जनरल ने, सेनापतियों ने दमन किया था आंदोलन का। तो जो आंदोलन का दमन जिन्होंने किया था, उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए चलते हैं, लॉर्ड डलहौजी को पढ़ते हैं। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से 1856। देखिए 1856 मतलब ठीक 1857 क्रांति के शुरू होने के जस्ट पहले, यानी कि 1857 की क्रांति के वक्त लॉर्ड डलहौजी नहीं थे, उससे ठीक एक साल पहले तक थे। तो आइए जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में क्या हुआ। गवर्नर जनरल बनने के समय मात्र 36 वर्ष का था। देखिए 36 वर्ष की आयु में ही ये गवर्नर जनरल बन चुका था। इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपको आगे समझ में आएगा। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में उसके विलय, युद्ध व शांति दोनों प्रकार के थे। मतलब इसने ब्रिटिश साम्राज्य में जो दूसरे राज्यों को, जो छूटे हुए राज्य थे भारत के, उनको उसने विलय से मिलाया, युद्ध से मिलाया और शांति, इन सारी चीजों से इसने दूसरे राज्यों को मिलाया। अब देखिए, युद्ध द्वारा इसने किन किन प्रदेशों को मिलाया था। पंजाब को मिलाया। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का विलय हो गया। अब देखिए हुआ क्या कि दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम का विलय 1850 में कर दिया। देखिए इसे कहते हैं कूटनीति। ये एक ऐसी नीति है जिसके थ्रू आप बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए आप कंट्रोल कर लेते हैं पूरे के पूरे स्टेट पे। तीसरा देखें, दो अंग्रेजी कप्तानों पर बर्मा सरकार ने जुर्माना लगा दिया। बर्मा पर आक्रमण कर लोअर बर्मा व पीगू ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। ये 1852 में हुआ। अब डलहौजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वह वैसा ही है जैसा कि कोई टेम्स नदी के मुहाने पर अपमान करता है। मतलब जो डलहौजी था उसने अंग्रेजी शासन को, मतलब अगर आप गंगा नदी के मुहाने हो या टेम्स, देखिए दोस्तों, टेम्स नदी जो है वो इंग्लैंड में है, मतलब उतना ही ज्यादा पावरफुल उसने अंग्रेजी शासन को भारत में दिखाया जितना कि वो अपने घर में थी। ये स्टेटमेंट ये दर्शाने की कोशिश करता है कि किस तरह से डलहौजी ने भारत में अंग्रेजों की प्रभुत्व को इतना ऊपर बढ़ा दिया था। वहीं अगर हम शांतिपूर्ण विलय की बात करें तो व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीति है। 1857 की क्रांति का जो झांसी से जो विद्रोह होगा, ये नीति उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसने क्या किया, भारतीय रियासतों को 3 भाग में बांटा। जो प्रथम भाग था वो था जो अंग्रेजों के आगमन के समय स्वतंत्र था। द्वितीय, वे रियासतें जो मुगलों या मराठों के अधीन थी तथा अब अंग्रेजों के अधीन थी। और अगर तृतीय की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा पुनर्स्थापित रियासतें। ये आप नहीं भूलेंगे कि 3 भाग में डलहौजी ने माफ कीजिएगा, इसको डिवाइड किया था। अब प्रथम श्रेणी की रियासतों को गोद लेने का अधिकार था, परंतु द्वितीय व तृतीय श्रेणी को गोद लेने के लिए पूर्वानुमति आवश्यक है। देखिए ये जो गोद लेना है, मतलब अगर कोई शासक है, मान लीजिए कोई शासक है जिसके पुत्र या उसका अगला वंश नहीं आगे बढ़ पाता है, तो वो किसी दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। ये जो प्रथम, और ये सिर्फ अधिकार था प्रथम राज्यों को। वही अगर द्वितीय और तृतीय श्रेणी की राज्यों की बात करें तो ये पूर्वानुमति आवश्यक है अंग्रेजों की।
जिसमें दूसरे प्रकार की रियासतों को यथासंभव अनुमति दे दी जाएगी, परंतु तीसरे प्रकार की रियासतों का विलय कर लिया जाएगा। मतलब जो ये अंग्रेजों द्वारा पुनर्स्थापित रियासतें हैं, ये जैसे ही ये बात करेंगी कि हमें दत्तक पुत्र गोद लेना है, तो इनका जो है विलय अंग्रेजी राज्यों में कर दिया जाएगा। देखिए, कहने को ये तीन प्रकार के, यानी कि अगर किसी राज्य का पुत्र या वंश नहीं है तो वो जो तृतीय श्रेणी का राज्य है वो ऐसा नहीं कर सकता, और करेगा भी तो अंग्रेज जो इसको वापस ले लेंगे। अब इस नीति से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे भारत के राज्य थे जिन्हें अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया, जैसे 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संबलपुर, वहीं 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी। मैंने आपको बताया था कि झांसी से जो 1857 की बिगुल फूकी थी उसका यही कारण था कि इस नीति के तहत डलहौजी ने इसे अपने विलय कर लिया था अंग्रेजी साम्राज्य में, और इसी कारण से झांसी की रानी ने विद्रोह किया था। 1854 में नागपुर और 1855 में करौली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस विलय को अस्वीकार हालांकि कर दिया था, करौली के विलय को, लेकिन इसको भी किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है इस तरह या तो युद्ध से जैसे पंजाब, या तो शांति, या फिर इस तरह के विलय से धीरे धीरे करके डलहौजी ने क्या किया, सारी रियासतों को कंट्रोल में ले लिया। अच्छा, 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया। देखिए, अवध को इन्होंने किसी तरह से नहीं कर पाए कंट्रोल, तो वहां फिर इन्होंने एक गंदी राजनीति, जिसको आप गंदी कूटनीति कह सकते हैं, उसके तहत अवध में कुशासन का आरोप लगाया कि आपके यहां जो है एडमिनिस्ट्रेशन खराब चल रहा है, तो आप अपने से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे हो अवध के शासक, आप हमारे में विलय करो। और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित करके भेज दिया गया। वहीं 1851 ईस्वी में डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलाब फल यानी चेरी एक दिन हमारे ही मुंह पे आके गिरेगा। मतलब वो चेरी मानता था अवध को। ये कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ दिया जाता है कि किस राज्य के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दिया था। वहीं अवध का विलय आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। जो अवध का विलय था उसका रिपोर्ट दिया था आउट्रम ने। आउट्रम जो है आप आगे भी देखेंगे, 1857 में आउट्रम की चर्चा आएगी। 1853 ईस्वी में बकाया धनराशि के बदले हैदराबाद से बरार छीन लिया गया। आप देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग मंसूबे बना के डलहौजी धीरे धीरे करके एक एक राज्यों से उनका अधिकार छीनता जा रहा है और अपने में विलय करता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये 1857 के विद्रोह का कहीं ना कहीं बीज भी बोता जा रहा है हर शासक के दिल में। अब 1853 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद कर दी गई। 1855 की अगर बात करें तो तंजौर के राजा की उपाधि छीन ली गई। आप देख रहे हैं किस तरह से अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए जो ऐसी चीजें जिनका कोई मतलब नहीं बनता है, अंग्रेजों ने वो तक किया सिर्फ इसलिए कि धीरे धीरे करके कंट्रोल पूरा उनके हाथ में आ जाए। 1853 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु पर उनके पुत्र नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया। अब देखिए, 1853 में एक तरफ जब पेशवा बाजीराव की द्वितीय की मृत्यु होती है, उनके पुत्र थे नाना साहेब, इनको पेंशन देने से मना कर दिया। बाद में आप देखेंगे कि नाना साहब भी नेतृत्व करेंगे 1857 की क्रांति का। तो यानी कि ये धीरे धीरे इतना ज्यादा दमन कर रहे थे भारत के शासकों का, स्थानीय राजाओं का, कि धीरे धीरे वो जो अंगार था वो बढ़ता जा रहा था। अब देखिए, डलहौजी के कुछ सुधार कार्य हैं। हालांकि ये सुधार कार्य अंग्रेजों के ही पक्ष में है, जिसे हम अभी सुधार कार्य पढ़ रहे हैं, लेकिन कि हाँ, उस वक्त के लिए ये सुधार कार्य माने जाते हैं। जैसे 1852 में तार सेवा प्रारंभ की। ओ शेंगनेसी को प्रमुख बनाया। देखिए, तार सेवा यानी कि उस टाइम तो लेटर चलते थे जिसके आने जाने में वक्त लगता था, तो तार फास्टेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसफर था। और ये सिर्फ इसलिए किया गया कि जितनी जल्दी हो सके हमें यह पता चल जाए किस क्षेत्र में कौन सी घटना हो रही है। तो यह भी अंग्रेजों के मंसूबे के सपोर्ट में था। वहीं 1853 ईस्वी में रेल सेवा प्रारंभ की। यह बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट किया गया है कि रेल सेवा कब प्रारंभ की। यह बंबई से थाने के बीच फेरी क्वीन इंजन के साथ इसका शुभारंभ किया गया, ये आप नहीं भूलेंगे। अच्छा, 1854 ईस्वी में भारतीय डाक अधिनियम को पारित कर दिया गया, जिससे कि देश में 2 पैसे की दर से कहीं भी पत्र भेजने की व्यवस्था की गई और सैनिकों को निःशुल्क डाक व्यवस्था बंद की गई। देखिए,
पहले क्या होता था कि जो फौज में रहते थे 1857 की क्रांति में, ये भी एक कारण आके आएगा आपके सामने, फौज वालों को अपने घर वालों के हाल समाचार कुशल क्षेम के लिए डाक सेवा मुफ्त थी, लेकिन डलहौजी ने आके इस मुफ्त डाक सेवा पर बैन लगा दिया। अब 1854 में वुड डिस्पैच घोषणा पत्र आया। वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जो है शिक्षा से संबंधी एक रिफॉर्म था। चार्ल्स वुड उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे। यह प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यापक योजना थी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह सवाल कई बार पीसीएस और वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है। इसने अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, जो मैंने आपको पहले चार्ल्स मेटकैफ के बारे में पढ़ाया था, कि उसे बंद कर दिया गया। वहीं 1854 ईस्वी में गंगा नहर का निर्माण कराया और 1854 ईस्वी में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की, आज जिसे आप पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, उसकी निर्माण का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। अब आते हैं प्रशासनिक सुधार पर। देखिए दोस्तों, ये जो भी चेंजेस ला रहे हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि अंग्रेज कोई भी रिफॉर्म ला रहे हैं, उनका अल्टीमेट एम है अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। तो जो आज आपको लगता है कि वो चेंज है, वो उनके प्रॉफिट के लिए बनाए गए थे, ऑल्दो इसमें भारतीयों का भी हित हो गया। आते हैं प्रशासनिक सुधार में कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। वहीं नए विजित प्रदेशों में नॉन रेगुलेशन प्रणाली लागू की, जिसके तहत इनमें नियुक्त कमिश्नर सीधे गवर्नर जनरल को उत्तरदायी थे। मतलब गवर्नर जनरल को सीधे रिपोर्ट करते थे इनसे जो नियुक्त कमिश्नर थे। यानी कि प्रशासन पे अब सीधा कंट्रोल गवर्नर जनरल का हो रहा है, क्योंकि सारी रिपोर्टिंग तो उसी को जा रही है। अच्छा, फिर आते हैं हम सैनिक सुधार पे। सैनिक मुख्यालय कलकत्ता से शिमला को स्थानांतरित कर दिया। तोप खाने का कार्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। गोरखा व सिख सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। देखिए, अंग्रेज सैनिकों का अनुपात अभी और बढ़ेगा और गोरखा और जो आपके सिख सैनिक हैं, इनका भी अनुपात बढ़ाया जाएगा जब 1857 की क्रांति शुरू हो जाएगी और इनको समझ में आ जाएगा कि हिंदू मुस्लिम सैनिक जो है रिवोल्ट पे उतर गए हैं। उनके जो ऑब्वियस कारण थे, जो कि इमीडिएट काउज में, जिसको हम कहते हैं कि कारतूस में सुअर और गाय की चमड़ी का यूज, ये हम अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डलहौजी से पहले भी अंग्रेजों द्वारा येन केन प्रकारेण भारतीय रियासतों का विलय किया जाता रहा। जैसे ये कहना चाह रहा है कि डलहौजी ने तो विलय किया ही किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि डलहौजी से पहले जो आए उन्होंने विलय नहीं किया। अब जैसे 1839 में मांडवी, 1840 में कोलावा और जालोर और 1842 में सूरत की नवाबी समाप्त कर दी गई। दोस्तों, अब हम चलते हैं लॉर्ड कैनिंग पे। लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल है 1856 से 62, और इसी के बीच में आता है 1857 का वो क्रांति वाला साल। हालांकि हम 1857 को सेपरेटली पूरे डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहां भी उसकी कुछ आपको छटा देखने को मिलेगी। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को इसने पारित कर दिया। ये एक रिफॉर्म में आएगा कि किसके कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। वहीं 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा। कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि अभी तक जो जीजी शॉर्ट में जिसको हम लिख रहे थे गवर्नर जनरल, अब वो चेंज होके वायसराय हो जाएगा, और वो किससे होगा, इसी के टाइम काल से इसकी शुरुआत होगी। 1857 में बंगाल, बॉम्बे व मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। जो वुड डिस्पैच की सिफारिश आई थी ना, उसी के तहत ये तीनों बनाए गए। ये सवाल कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंबई, कलकत्ता व मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इससे पहले हमने सर्वोच्च न्यायालय का देखा हुआ है। वहीं आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी को अलग अलग किया गया, यानी कि इंडियन पिनल कोड, जो भी लॉ आधारित थे, आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर जो भी था, इन सबको अलग अलग किया गया इसके शासनकाल में। वहीं विल्सन द्वारा आर्थिक सुधार किए गए, बजट पेश किया गया पहली बार। 500 रुपए से अधिक आय पर आयकर लगा 1%। वहीं हम आते हैं 18
62 से 63 ये एल्गिन वन का शासनकाल है। वहाबी आंदोलन, देखिए वहाबी आंदोलन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, पटना से इसका अच्छा खासा जो है कनेक्शन है, ये हम पढ़ेंगे। तो वहाबी आंदोलन जो है इसका दमन जो है का श्रेय जाता है एल्गिन वन को। ये कई बार बीपीएससी में पूछता है क्योंकि ये बिहार स्पेशल के लिहाजे से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अब आते हैं जॉन लॉरेंस 1863 से 69 तक। इन्होंने भूटान पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान के साथ कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन किया। कुशल अकर्मण्यता शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जेडब्ल्यूएस वाइली ने किया था। वहीं 1865 में भारत व यूरोप के मध्य समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की। तो यह आ सकता है कि समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में और कब पहली बार लागू की गई। सर जॉर्ज कैंपबेल की सहायता से अकाल आयोग का गठन किया। यह एक इंपॉर्टेंट है, अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की। अब आते हैं लॉर्ड मेयो पे। लॉर्ड मेयो का शासनकाल दोस्तों 1869 से 72 है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत इन्होंने कर दी यहां पर। वहीं प्रथम प्रायोगिक जनगणना, प्रायोगिक जनगणना से आधार है, मतलब इनका जो मीनिंग है वो है कि इन्होंने पहली बार जनगणना कराने की कोशिश की कि क्या भारत का जनगणना है, किस तरह से हमारी पॉलिसी कितने लोगों तक पहुंच रही है और हमारा कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए कंट्रोल ही था इन द एंड। हमारा कंट्रोल कैसे कैसे है और कितनी आबादी पे हमारा कंट्रोल है। वहीं अंडमान में सेलुलर जेल का निरीक्षण करते समय एक अफगान कैदी ने इनको छुरा मार के हत्या कर दिया था। तो लॉर्ड मेयो जो हैं ये एक ऐसे गवर्नर जनरल हैं या वायसरॉय हैं जिनकी हत्या एक अफगान कैदी ने छुरा मारकर कहां पर कर दी थी, अंडमान के सेलुलर जेल में। अंडमान के सेलुलर जेल ये विजिट पे गए हुए थे, वहां पर एक कैदी ने, उस टाइम के जो ब्रिटिश शासन का जो कैदी था उसने इनका छुरा मार के हत्या कर दिया। ये पॉइंट आप नहीं भूलेंगे। वहीं आते हैं हम लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये 1872 से 76 तक रहे। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की और पंजाब में इनके टाइम में कूका आंदोलन हुआ। देखिए दोस्तों ये जो कूका आंदोलन, कुकी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, फराजी आंदोलन, ये सब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, जहां पर हम क्षेत्रीय आंदोलन देखेंगे, उनके प्रभाव और किस तरह से उन्होंने दबाव बनाया, ये सब हम देखेंगे, वो जनजातीय आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन के रूप में हो। अब आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक रहे। ये साहित्यकार था, ये ओवन मेरिडियन नाम से साहित्य लिखता था। इनका जो पेन नेम था, पेन नेम मतलब होता है आपने कोई 4 लाइनें लिखी और नीचे जो अपना नाम लिखा उसे पेन नेम कहते हैं, कि आप किस नाम से अपनी रचना कर रहे हैं। तो इसका नाम ओवन मेरिडिथ था, ओवन, माफ कीजिए, ओवन मेरिडिथ था इसका नाम, जो जिससे ये साहित्य लिखता था। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। इसे स्ट्रेची आयोग भी कहते हैं और स्ट्रेची आयोग से सवाल पूछा गया है। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन कर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी। यानी कि ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दिल्ली दरबार में की गई थी। देखिए 3 दिल्ली दरबार हुआ था, तीनों को हम सेपरेटली बाद में देखेंगे। कलकत्ता में पत्रिका ने इस घटना की तुलना उससे की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। यानी कि एक तरफ तो भारत में अकाल था, आंदोलन की हवा चल रही थी, दूसरी तरफ जो है इसे कैसरे हिंद की उपाधि से विक्टोरिया को यह नवाज रहा था। तो उसी के बारे में कहा गया है कि एक तरफ जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये काफी फेमस और इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। अच्छा, 1878 ईस्वी का देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाया, जिसको कहते हैं द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। देखिए लिट्टन का नाम प्रेस को दबाने के लिए ही फेमस है। इसने इस तरह से कर दिया था कि आपको अगर चींटी के मरने की खबर भी छापनी है तो आपको सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत से आदेश लेना पड़ेगा। अगर वो इस चीज का आदेश देते हैं तो आप छाप सकते हैं, वरना आप नहीं छाप सकते। अब देखिए दोस्तों, जो ये बात मैंने की उसको ऐसे पुष्ट करते हैं कि इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को प्रेस जब्त करने का अधिकार दिया गया तथा मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती थी। मतलब थप्पड़ भी मार रहा है और मुंह पे टेप भी बंद किया, आप बोल भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते अपना दर्द, और थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है ये प्रेस पे। इसे मुंह बंद रखने वाला अधिनियम यानी गैगिंग एक्ट कहा गया। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि इसे गैगिंग एक्ट कहा गया कि मैं तुम्हें मार भी रहा हूं, तुम मुंह खोल भी नहीं सकते। सोम प्रकाश,
भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर आदि समाचार पत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जितने भी इनके पास समाचार पत्र थे, इन्होंने सबके खिलाफ केस दर्ज किया। अच्छा, इस अधिनियम से बचने के लिए मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार, उनकी एक पत्रिका थी, ये बांग्ला में छपती थी, लेकिन इन्होंने रातों रात इसको बांग्ला से अंग्रेजी में परिवर्तित किया। वहीं 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम आया। इसके लिए शस्त्र रखने के लिए भारतीयों को लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंसिंग थोप दी गई शस्त्र रखने के लिए। वैधानिक जनपद सेवा यानी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, इसका कारण सिर्फ यह था कि लिट्टन भारतीयों को आईसीएस में प्रवेश से रोकना चाहता था। लिट्टन को भारतीयों से खासा प्रॉब्लम था और वो चाहता था कि भारतीयों को प्रवेश ना मिले आईसीएस में। इनकी संख्या आईसीएस की नियुक्तियों का 1/6 होती थी। पदवी व वेतन आईसीएस से कम होता था। प्रांतीय सरकारों की अनुशंसा पर उच्च कुलीन भारतीयों की भारत सचिव द्वारा नियुक्ति की जाती थी। वहीं आईसीएस में परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई और कम कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में योग्यता की सेवा का आधार माना गया और वहीं 1853 ईस्वी में लंदन में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ कर दी गई। वहीं आज का अगर हम लास्ट पॉइंट पढ़ें, क्योंकि समय अब निकलता जा रहा है, आगे फिर हम इसको थर्ड पार्ट में खत्म करेंगे। 1864 में पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस बने। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी पढ़े, डलहौजी हो, लिट्टन हो, नॉर्थब्रुक हो, फिर आपको मेयो हो, ये सारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इन सब के नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सबको याद करना। कम से कम इनके आप नाम लिख के नीचे 1-2 पॉइंट भी अगर लिख देते हैं तो ये आपको मदद करता है एग्जाम के टाइम रिवीजन में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।